हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं 28 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। टारगेट है तो मुमकिन है। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ राइजिंग डे हैज बीन सेलिब्रेटेड। तो सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया, 27 जुलाई को। अब ये 27 जुलाई ही क्यों मनाया गया? तो 27 जुलाई को इसलिए मनाया गया क्योंकि सीआरपीएफ है वो एग्जिस्टेंस में आया था, उसकी जो स्थापना हुई थी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के तहत 27 जुलाई 1939, 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में सीआरपीएफ एग्जिस्टेंस में आया था। इसीलिए 27 जुलाई को हर साल सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार 82वां 82 जो है वो स्थापना दिवस मनाया गया है। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। डायरेक्टर जनरल है एपी महेश्वरी, आईपीएस। मौसम ऐप फॉर वेदर फोरकास्ट लॉन्च्ड बाय। तो मौसम के पूर्व अनुमान के लिए मौसम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्री हर्षवर्धन, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो ये मौसम ऐप लॉन्च किया गया है श्री हर्षवर्धन जी के द्वारा। तो 14th फाउंडेशन डे था किसका? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये भी हमें याद रखना, भी 14वां मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का फाउंडेशन डे बनाया गया, उसमें श्री हर्षवर्धन जी ने मौसम ऐप लॉन्च किया है। और श्री हर्षवर्धन जी वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है जिन्होंने मौसम ऐप लॉन्च की है। ये जो ऐप है ये डिजाइन एंड डेवलप की गई है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इन तीनों ने मिलकर इस ऐप को डिजाइन एंड डेवलप किया है। हर्षवर्धन जी ने इसी के साथ एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क भी स्थापित किया है जो कि 1 पॉइंट स्टॉप फॉर रिसर्च, पब्लिकेशन, ई रिसोर्स, तीनों के लिए काम करेगा। जितनी भी इंस्टीट्यूशंस आती हैं, सीएम उद्धव ठाकरे ने अगर हम बात करें तो मौसम की ही, तो सीएम उद्धव ठाकरे और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ही आई फ्लोज एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है वो मुंबई में हाल ही में लॉन्च किया था, जो कि हमने इस चैनल पे भी डिस्कस किया था। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो उन्होंने 7 वेदर सर्विस ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए एक उमंग ऐप लॉन्च की थी। ये भी हमने इस चैनल पे डिस्कस किया था। तो आई फ्लोज, उमंग और ये मौसम अब हमें याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय चाइना? तो चाइना द्वारा प्रक्षेपित नए उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह का नाम क्या है? जीयुआन फर्स्ट 01, जीयुआन सेकंड 02, जीयुआन थर्ड 03, जीयुआन फोर्थ 04। तो इसका जो सही आंसर है वो है जीयुआन थर्ड 03। तो ये चाइना ने लॉन्च की है। तो चाइना ने ये जीयुआन थर्ड 03 सैटेलाइट, मैपिंग सैटेलाइट है, ये लॉन्च की है। ये जो डेवलप की गई है वो चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने इसको डेवलप किया है। लॉन्ग मार्च 4B करियर रॉकेट के द्वारा इसको भेजा गया है और ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको भेजा गया, जो कि कहाँ पे? शनाक्षी, चाइना के अंदर है। इसके साथ ही 2 सैटेलाइट है वो और भेजी गई है।
ताकि डार्क मैटर डिटेक्शन एंड कॉमर्शियल डेटा एक्विजिशन के लिए। और ये दोनों सैटेलाइट है वो संघाई ASES स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। तो 3 सैटेलाइट भेजी गई है, एक तो मैपिंग सैटेलाइट, 2 ये सैटेलाइट जिसमें डार्क मैटर डिटेक्शन और कमर्शियल डेटा एक्विजिशन के लिए। चाइना की बात करें तो कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है जिन चिनपिंग। और अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया क्या था कि 23 जुलाई को जो चाइना ने तियानवेन फर्स्ट मार्स मिशन के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च की थी। ये हमने 23 जुलाई को डिस्कस किया था। और उससे पहले जो है UAE पहला देश बना था, अपने पहली सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च की थी जापान के द्वारा। यह है चाइना का मैप। तो चाइना के मैप की बात करें तो एक तरफ तो भारत का बॉर्डर लगता है, एक तरफ मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, रसिया है, इधर म्यांमार है, और ये हांगकांग है जिसको लेकर अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। Which state will host the 4th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जो है 4था जो एडिशन होने जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो उसको हरियाणा है वो होस्ट करेगा, जो कि 2021 में है। ये गेम है वो पंचकुला हरियाणा में होने वाला है। स्टार स्पोर्ट्स इसका ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर होगा। ये जो गेम है ये जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं उसके जस्ट बाद में होंगे। हरियाणा की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। इंडिया जो है, और अगर हम आगे बात करें तो इंडिया जो है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप 2022 को होस्ट करने जा रहा है। और 4th एशियन पैरा गेम्स हैं वो कहाँ पे होने जा रहे हैं? बहरीन में होंगे दिसंबर 2021 में। तो ये पहले डिस्कस किए जा चुके हैं, अभी इसलिए हो रहे हैं ताकि आपको चीज़ें रिवाइज होती जाए। आप भी करंट अफेयर को रिवाइज कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए ताकि चीज़ें आपको याद रहें। और जो भी पहला एग्ज़ाम हो कोशिश यही करिए कि उसी के अंदर हम तैयारी रखें और फर्स्ट एग्ज़ाम ही हम क्रैक करें। ऐसा मान के मत चलिए कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, या ऐसा मान के मत चलिए एग्ज़ाम होंगे तब पढ़ लेंगे। जब एग्ज़ाम होंगे तब हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम पूरे करंट अफेयर पढ़ सकें, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आता है। तो इसलिए पढ़ाई को जारी रखिए। पोर्टल नेम्ड रोजगार बाजार लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो रोजगार बाजार नामक पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली ने ये शुरू किया है। तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने लॉन्च किया है पोर्टल रोजगार बाजार 2020। अब जैसा कि नाम बता रहा है रोजगार के लिए है, तो ये पोर्टल है वो जॉब सीकर्स जिनको जॉब चाहिए और रिक्रूटर्स जिनको जॉब देनी है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे। दिल्ली की बात करें तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। Which state has approved the new industrial policy for 2020 to 2025? तो किस राज्य ने 2020-2025 के लिए नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा। तो जो सही आंसर है इसका वो है कर्नाटका ने ये लॉन्च किया है। तो कर्नाटका कैबिनेट ने अप्रूव की है नई औद्योगिक नीति। इसके तहत इसका जो एम है वो है 5 लाख करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट और 20 लाख एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार नए क्रिएट करना, ताकि जो भी कोरोना वायरस के कारण जो भी लोगों की जॉब गई है उसको वापस से बनाया जा सके। ये जो पॉलिसी है ये हमें याद रखना, ये जो पॉलिसी है ए प्रोडक्शन टर्नओवर बेस्ड इनिशिएटिव सिस्टम है। प्रोडक्शन टर्नओवर बेस्ड इनिशिएटिव सिस्टम है। अब तक क्या होता था, टैक्स बेस्ड इनिशिएटिव्स होते थे, लेकिन टैक्स बेस्ड इनिशिएटिव्स हटाकर प्रोडक्शन टर्नओवर बेस्ड
इंसेंटिव है। ये जो पॉलिसी है ये प्रोडक्शन टर्नओवर बेस्ड इंसेंटिव है। इससे पहले टैक्स बेस्ड इंसेंटिव्स होते थे और ऐसा ये भारत में पहली बार हो रहा है, ए फर्स्ट सच इनिशिएटिव इन इंडिया। तो याद रखना है, पहले टैक्स बेस्ड इंसेंटिव्स होते थे, अब प्रोडक्शन टर्नओवर बेस्ड इंसेंटिव्स होते हैं। कर्नाटका की बात करें तो कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वेजुभाई वाला। अंडर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंटी ट्यूबेरोसिस प्रोग्राम इंडिया एक्सटेंडेड मेडिकल असिस्टेंट टू विच कंट्री? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के तपेदिक क्या है, टीबी विरोधी कार्यक्रम के तहत भारत ने किस देश को चिकित्सा सहायता दी है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रसिया, पाकिस्तान। तो सही आंसर इसका नॉर्थ कोरिया को सहायता दी है। तो भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से प्राप्त अनुरोध के आधार पर उत्तरी कोरिया को 10 लाख अमेरिकी डॉलर कीमत की मेडिकल सहायता दी है। भारत उत्तरी कोरिया में मेडिकल उपकरणों सामग्री की कमी और वहां के हालात के प्रति संवेदनशील है और उसने टीबी की दवा के रूप में 10 लाख डॉलर की मानवीय सहायता का फैसला लिया है। मंत्रालय ने यह सहायता उत्तर कोरिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाए जा रहे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत होगा। तो ये टीबी रोग से जो निजात पाने के लिए उत्तर कोरिया में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया का जो ऑफिशियली नाम है वो है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो ये हमें नाम याद रखना है। तो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात करें तो कैपिटल है पोंगयांग, करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। ये मैप है नॉर्थ कोरिया का। तो नॉर्थ कोरिया के मैप में हम देख सकते हैं एक साइड चाइना का बॉर्डर है, इधर साउथ कोरिया का बॉर्डर है और ये यहाँ पर जो एरिया है, ये इधर वाला एरिया, ये रसिया का है। तो रसिया, चाइना और साउथ कोरिया की बॉर्डर इसको लगता है। इन विच गेम इंडियाज 2018 एशियन गेम्स टीम मेडल हैज बीन अपग्रेडेड टू गोल्ड फ्रॉम सिल्वर? तो किस खेल में भारत की 2018 एशियाई खेलों की टीम का पदक रजत से स्वर्ण में अपग्रेड कर दिया गया है? तो वो खेल का नाम बताना। 4x400 मीटर मेंस रिले, 4x400 मीटर वुमेन्स रिले, 4x400 मीटर मिक्स रिले, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, पहले तो बहुत बढ़िया बात है ये हमारे देश के लिए कि रजत से हमें स्वर्ण मिला है, क्योंकि जो इसका जो अभी हम डिस्कस करेंगे, बहरीन जिन्होंने गोल्ड जीता था उनको डोपिंग के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए भारत का जो रजत है वो स्वर्ण में अपग्रेड हो गया और वो है 4x400 मिक्स्ड रिले के अंदर। तो आंसर थर्ड इसका सही होगा। तो इंडियन 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले टीम से सिल्वर मेडल जो कि 2018 एशियन गेम्स में था, उनको अपग्रेड, उस मेडल को गोल्ड में अपग्रेड कर दिया गया है। ये डिसीजन आया है आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल विनर थे बहरीन ड्यू टू डोपिंग बैन। तो डोपिंग बैन लगाने के कारण उनको रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो इंडिया का जो सिल्वर है वो गोल्ड में चला गया है। अब 2018 की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एक गोल्ड इंक्रीज हो गया है, एक सिल्वर कम हो गया है। तो 20 विच इंक्लूड 8 गोल्ड एंड 9 सिल्वर। तो 8 गोल्ड है और 9 सिल्वर है 2018 एशियन गेम्स में। कजाकिस्तान ने अब सिल्वर के लिए क्लेम कर दिया है और चाइना ने ब्रॉन्ज के लिए क्लेम कर दिया है। और बहरीन के, अब देखिए दोस्तों, बहरीन ने है वो 3 मिनट 11 सेकेंड और 89 में 4x100 मीटर के लिए गोल्ड जीता था और भारत ने जो है वो 3 मिनट 15 सेकेंड 71 के लिए सिल्वर जीता था। भारत की टीम में मिक्स्ड रिले है, तो मिक्स्ड रिले में मोहम्मद अनास, MR पुआमा और हिमा दास और अरोकिया राजीव, ये थे। आपको हिमा दास याद होगा, इन्होंने गोल्ड जीता था। इन्होंने अपना जो गोल्ड है वो कोविड-19 के लिए शेयर कर दिया है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कम टाइम इन्होंने लिया है तो बहरीन जीता था, भारत ने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया तो सिल्वर जीता है। लेकिन अब बहरीन को हटा दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो इसलिए ये बहरीन को हटाने के बाद में इंडिया का सिल्वर गोल्ड में
टर्न हो चुका है। इसी के साथ अन्नू राघवान जो कि 4th प्लेस पर थे वुमेन्स 400 हर्डल में, उनको भी ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा, उनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा अब, तो ये भी हमें याद रखना है। एशियन गेम्स की बात करें तो मोटो है एवर ऑनवर्ड, अकर्स एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल में होता है, ये पता ही है। लास्ट इवेंट 2018 जकार्ता प्लेम्बैंग इंडोनेशिया में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा हमें सीख लेनी चाहिए कि जो कम टाइम लेता है वही जीतता है। हम क्या करते हैं, हमें कोई सब्जेक्ट नहीं आती है तो हम उसको आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, और इस चक्कर में हमारी वो सब्जेक्ट वीक रह जाती है, और उसी सब्जेक्ट के कारण हमारा कई सारे एग्ज़ाम्स में नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5 घंटे एप्टीट्यूड पढ़ लेते हैं, 5 घंटे रीजनिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश की जब बारी आती है तो उसको 1 से 2 घंटा भी हम पूरा सा मन लगा के नहीं देते हैं, और हर एग्ज़ाम में हमारी इंग्लिश रह जाती है। अब उसका जो नुकसान है वो हमें इस तरीके से उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा लगता है गवर्नमेंट जॉब्स में, जॉब प्राप्त करने में, और जॉब प्राप्त करने में टाइम के कारण हम जो ड्यूरेशन है वो भी फ्रस्ट्रेशन का वो भी ज़्यादा जीते हैं। तो इससे बढ़िया है कि एकदम से लगे, सभी सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दे। इंग्लिश है तो उसको तो अगर नहीं आती तो ज़्यादा टाइम दे, ताकि जल्दी से हमें वो आए और हम हमारे मिशन में कामयाब हों। The Reserve Bank of India signed USD 400 million currency swap facility for which country? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जो है 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए करेंसी स्वैप किया है। करेंसी स्वैप किससे किया है? बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो सही आंसर है इसका श्रीलंका के साथ करेंसी स्वैप किया है। तो ये जो करेंसी स्वैप हुआ है ये वैलिड रहेगा नवंबर 2022 तक। ये श्रीलंका को इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स वो बढ़ेगा, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो कि कोरोना वायरस के कारण ख़त्म हुए हैं या कोरोना वायरस के कारण कम हुए हैं, तो उसको भी एक नया बूस्ट मिलेगा। ये जो करेंसी स्वैप है ये अंडर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क सार्क के अंडर में इसको तैयार किया गया है, सार्क के अंडर में आया है। श्रीलंका की बात करें तो कैपिटल है कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकन रुपी, प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्सा, प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्सा। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर था। कल हमने क्वेश्चन पूछा था पाई अप्रोक्सीमेशन डे 2020 वाज सेलिब्रेटेड 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई। तो जो इसका सही आंसर था वो 22 जुलाई था, क्योंकि पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। 22 डेट हो गई और 7 का महीना हो गया, इसलिए 22 जुलाई को ये मनाया जाता है। और भी हमने कल ही इसको डिस्कशन किए थे, तो वो वाला वीडियोज आप जरूर देखना। आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? हॉन्डुरस, निकारागुआ, द कैरेबियन, कोस्टा रिका। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अपना टारगेट बनाए रखिए, मेहनत कीजिए। एग्ज़ाम होने वाले हैं, जल्द ही एग्ज़ाम होंगे। टारगेट ये रखिए कि फर्स्ट एग्ज़ाम में ही हमारा सिलेक्शन हो। इसी के साथ धन्यवाद।